नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। तो आइए नजर आते हैं इस वक्त की कुछ खबरों पर। खबर आगरा से है। आगरा के पिनाहर थाना पिछौड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में खेत पर चारा लेने गई एक महिला के साथ उसके चचिया ससुर ने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसकी सूचना पीड़ित महिला ने पुलिस को दी। बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई? हम करव लेके आ रहे थे, जल्लन से जा रहे थे करव लेने के लिए। 3 बजे की बात है। इनने जबरदस्ती से हमारा हाथ पकड़े, मुंह दबा दिया था और जबरदस्ती से लहुआ में ले गए थे और मुंह पकड़ ले, आवाज़ नहीं निकल रही हमारे मुँह में से। फिर हम चिल्लाए, फिर एक बाबा आए थे, उनने बचाया था। बड़े कन छोड़ा था, फिर बच्चे ने किस्म खाया था, घर मत कहना। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको जबरदस्ती पकड़ा था? झिंगुरिया है, कहाँ के हैं? यही पास चचिया ससुर है। क्या घटना हुई? हम करव लेके आ रहे थे, जल्लन से जा रहे थे करव लेने के लिए। 3 बजे की बात है। इनने जबरदस्ती से हमारा हाथ पकड़े, मुंह दबा दिया था और जबरदस्ती से लहुआ में ले गए थे और मुंह पकड़ ले, आवाज़ नहीं निकल रही हमारे मुँह में से। फिर हम चिल्लाए, फिर एक बाबा आए थे, उनने बचाया था। बड़े कन छोड़ा था, फिर बच्चे ने किस्म खाया था, घर मत कहना। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको जबरदस्ती पकड़ा था? झिंगुरिया है, कहाँ के हैं? यही पास। रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस के संगठन प्रभारी और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, वह आजाद भारत में सर्वाधिक है, जिसके लिए भाजपा सरकार के नेता जिम्मेदार हैं। लोग प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों से इस कदर पीड़ित हैं और प्रताड़ित हैं कि उन्हें अब मध्य प्रदेश और अपने भविष्य का आशा सिर्फ कांग्रेस की नीतियों में दिख रहा है। रीवा जिले से सम्मानीय पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एआईसीसी के सम्मानीय सदस्य भाई राजेंद्र मिश्रा जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई गुरमीत जी मंगू जी और उपस्थित साथियों, अभी एक सप्ताह के अंतर्गत ही ये दूसरी प्रेस से चर्चा है मेरी, और ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि दूसरी बार मुझे कुछ आवश्यक मुद्दों पर फिर से चर्चा करने का ये सुअवसर आपके बीच में मिला है। सबसे पहले तो ये कि आदरणीय कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, उनका दौरा कार्यक्रम रीवा का, मनगवा का सुनिश्चित हो गया है। 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे रीवा वो वायुयान से आ जाएंगे। 11:20 पर मनगवा पहुंचेंगे। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी हुआ है, ऑफिशियली भी जिला प्रशासन को दे दिया है। और 11:30 से हमारी जो मंडलम और सेक्टर के अध्यक्षों की मीटिंग है, संगठन की कार्यकर्ताओं से वो भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे, सबसे मिलेंगे। 12 बजे से 1:45 बजे तक, 1:45 तक वो आम सभा को संबोधित करेंगे। जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के तत्वाधान में हो रही है, उसमें जिन प्रमुख मुद्दों पर वो पिछले लगातार 5-6 महीने से उन मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं और क्या उनके मन में है, क्या उनके आक्रोश है जनता के का इस सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति, मोदी सरकार और शिवराज सरकार के प्रति, इस पर भी वो खुलकर अपने विचार रखेंगे। एक प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के नाते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक पद है मध्य प्रदेश की सरकार में, ये उनका दायित्व बनता है कि सरकार की असफलताओं को, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को वो पुरजोर तरीके से उठाएं, प्रशासन और जिले के मध्य प्रदेश की सरकार को सचेत करें
कि उन पर सही समय पर सही फैसला करें। आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कह तो दिया जाता है कि 2 लाख लोगों को रोजगार के शिविर लगा दिए, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि 5,000 लोगों को भी रोजगार उसमें मिला होगा। दिखावा बहुत है, झूठी घोषणाएं बहुत हैं, परंतु उसका फायदा प्रदेश के नौजवानों तक पहुंचा हो, शिक्षित वर्ग तक पहुंचा हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना तो हर एक के बस की बात है, पर सरकार का क्रियान्वयन मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं है। सिर्फ कोरी घोषणाएं करने के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। महंगाई की भी बात करते हैं तो कभी वो कांग्रेस की बात करने लगते हैं, कभी नेहरू जी के जमाने की बात करने लगते हैं, पर ये नहीं बताते कि महंगाई के मुख्य मुद्दा क्या है। क्यों महंगाई पिछले साल 2 साल में सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है? पेट्रोल डीजल के दाम दुगने हो गए, फर्टिलाइजर खाद के दाम 1.5 हो गए, खाने का तेल जो 60-70 रुपए लीटर मिलता था आज 200 रुपए लीटर मिल रहा है, दाल 70-80 रुपए की 1 किलो मिलती थी, आज देखिए वो भी 150-170 के आसपास पहुंच रही है। कहां पर जाकर महंगाई रुकेगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्रदेश की सरकार का या केंद्र सरकार का। बस इधर उधर की बात करने लगते हैं। हमारा कहना यह है कि इधर उधर की बात ना कर, यह बता कि काफिला कैसे लुटा, यह बताओ कि महंगाई पर अंकुश कैसे होगा, महंगाई कैसे बढ़ी, कौन सी आर्थिक गलत नीतियां हुई जिनके कारण आज इतना बड़ा बोझ आपने लाखों रुपया, करीब 11 लाख 12 लाख करोड़ रुपया पेट्रोलियम पे टैक्स बढ़ाकर, पेट्रोलियम के दाम बढ़ाकर देश में इकट्ठे किए। क्या हुआ? उसमें से 5 लाख करोड़ तो ये बजट में खर्च नहीं कर पाए, जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था। दूसरी बात, किन चीजों पर महंगाई कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपना आयात बढ़ा सकते हैं खाद्य तेलों का, कैसे हम दूसरी चीजें एक्सपोर्ट करके हमारा आमदनी बढ़ा सकते हैं, उस पर भी भारत सरकार का या प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बस अपनी वाहवाही में लगे रहते हैं। हमने इतना अनाज बांट दिया, हमने ये काम कर दिया, हमने ये घोषणा कर दी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज महंगाई का जो असर घर के आम परिवार पर पड़ रहा है, जिसका बजट दुगना हो गया है। यदि हमारे महीने का खर्च 5,000 रुपये था तो वो 10,000 रुपया हो गया है, 10,000 था तो 20,000 रुपया हो गया है। खाने से लेकर उसके परिवहन तक की बात, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के यापन की भी बात आज दुगने खर्च के दायरे में आ गई है। सरकार से कहो तो कहते हैं महंगाई कहां है, कांग्रेस ने क्या किया? अरे तुमने 7 साल में क्या किया? महंगाई को दुगनी कर दी। बेरोजगारी, जहां पहले वो कहते थे हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज पिछले 2 वर्षों में 3 वर्षों में 3 करोड़ लोग नए बेरोजगार पैदा हो गए। बातों से काम नहीं चलेगा। शिक्षित बेरोजगार बहुत है। शिक्षा में हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत अग्रणी है, और यदि हम अपने प्रदेश में ही लोगों को रोजगार नहीं दे पाए तो कोई बॉम्बे जाएगा, कोई बेंगलोर जाएगा, कोई कलकत्ता जाएगा। हम अपनी प्रतिभा को अपने प्रदेश के विकास में कैसे लगा पाएंगे? बिजली की दर आपने अभी पढ़ी होगी, 8 से 10% तक बढ़ने वाली है मध्य प्रदेश में। आपने पढ़ा होगा कि ये टोल टैक्स सड़कों पे लगने वाले हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं था आज टोल टैक्स सड़कों पे फिर से लग जाएंगे। और ये कहते हैं कि हम जो टोल टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो जो सड़कें नहीं बना रहे हैं, इतने 1,000, 25,000, 30,000 किलोमीटर का हिसाब बताते हैं, उनके डेवलपमेंट में लग रहा है। अरे 25-30 हजार सड़कें तो वो है जिन पे आप रिन्यूअल भी कर रहे हो, सड़कें तो मौजूद थी ही। स्टेट हाईवे को आप नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हो, उनकी रिपेयरिंग का भी खर्च उसमें लगा रहे हो, और उसके लिए तो बजट में प्रावधान रखा है। फिर उसमें पेट्रोलियम पर या दूसरी चीजों पर टैक्स लगाने की आवश्यकता क्या है? ये मध्य प्रदेश सरकार है जो प्रस्ताव भेज रही है केंद्र को कि हमारे इन स्टेट हाईवेज को आप नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छी बात है, नेशनल हाईवे हो जाए, रोड अच्छे बन जाए, पर उसका बोझ आप बजट में रखें ना। आप उसका बोझ आम जनता पर क्यों डालते हैं? आप टोल टैक्स क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हर जगह नई टैक्सेशन क्यों लगा रहे हैं? राहत के नाम पर कुछ नहीं। ये सब चीजें इतने ज्वलंत मुद्दे हो गए हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी
शहर और ग्रामीण दोनों का आग्रह था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि कमलनाथ जी स्वयं हमारे जिले में आए, यहाँ के राजनीतिक हालात और यहाँ की प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं उस पर ध्यान देकर यहाँ के विकास में, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में, यहाँ के नए रोजगार को सृजन करने में क्या हम कांग्रेस के माध्यम से मदद कर सकते हैं या किन मुद्दों को हम विधानसभा में उठा सकते हैं, इस पर उचौला के थाना कोतवाली बलरामपुर नगर में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर संजय कुमार दुबे के अंतर्गत पुलिस टीम और पीएससी बल के बलरामपुर शहर के मतदान केंद्र का भ्रमण किया। इसके अलावा नगर क्षेत्र में एरिया डेमोनेशन भी किया। इसके अलावा पुलिस बल ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों से बातचीत, अधिक से अधिक मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया है। आजमगढ़ में मेहनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूजा सरोज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेहनगर की जनता इस बार विकास के मुद्दों पर और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। बता दें कि सपा प्रत्याशी के नामांकन के मौके पर सुभाष शब के प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया भी मौजूद थे। सरोज आज कितने सेटों में अपने नामांकन रखे? 2। क्या मुद्दे होंगे चुनाव में? विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य, महंगाई। किस पार्टी से हैं आप? समाजवादी पार्टी, गठबंधन की लाइन में कितने लोग हैं? कैसे में समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया है, ऐसे में आप कैसे वहां से? जनता हमारे साथ है, गठबंधन के प्रत्याशी को वो जरूर चुनेंगे। प्रदेश महासचिव और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हम जब मंत्री थे, मैं प्रतिनिधि भी था। और ये चुनाव लड़े हैं तो आप इनके साथ क्या? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर के माननीय पूजा जी पर विश्वास जताया है। और ये जान लीजिए कि मेहनगर की जनता इनको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएगी और जो विरोधी हैं उनकी जमानत भी नहीं बचेगी पूजा सरोज के आगे, ये जान लीजिए। ये स्थिति है क्षेत्र में। माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर जो वहाँ बनारस में जो घटना हुई, जो उसकी संख्या, देखिए साथी, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और जितनी भी निंदा की जाए साथी, मैं आपसे बता दूं कि मैं मौके पर था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जब ऊपर हमला हुआ तो मैं वहाँ खुद मौजूद था और जब हमको सूचना बाहर मिली तो मैं उनको अंदर भी फ़ोन किया, फोर्स भी आई, लेकिन उनके साथ ये फोर्स के लोग भी नाइंसाफ़ी किए। हम लोग सूचना दिए कि आप लोग वहाँ पहुँच करके इस तरह की बात वहाँ होने वाली है, उसके बाद भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं लग रहा है कि किसी सरकार के इशारे पर उन लोगों ने काम किया और उनके साथ जो वसूली हुई है साथी, ये उनके ही साथ नहीं, पिछड़ों के साथ हुई है, दलितों के साथ हुई है, वंचितों के साथ हुई है, जिनके हक की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं, अखिलेश जी लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के, अरविंद राजभर के ऊपर हमला नहीं हुआ, यह हमला दलितों के ऊपर हुआ है, पिछड़ों के ऊपर हुआ है, दलितों के ऊपर हुआ है, जिनकी लड़ाई लड़ते हैं। भाई मैं तो था, भाई मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि मैं सीधे वहाँ मौजूद था। मैं आपसे साथी बता दूं कि नाटक नहीं, जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, जिस तरह से गिरवान पकड़ा गया, मैं तो गवाह हूँ, मैं वहाँ था ही। अंकित जी, आप हमें ये बताइए कि इस समय जालौन में भाजपा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने रोड शो कर जनता से समर्थन देने की अपील की। पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरी शंकर वर्मा ने लाव लश्कर के साथ नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर घूम कर लोगों से वोट मांगे, जहां भाजपा के रोड शो में मोदी का मुखौटा पहनकर मोदी के अंदाज में विक्ट्री साइन दिखाकर लोगों से अपील करता हुआ व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दयाशंकर वर्मा के बेटे ने भी अपने समर्थकों के साथ सड़क पर निकलकर लोगों से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की है। अंकित जी, आप हमें ये बताइए कि इस समय जो है आप अपने पिता के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच आए हैं? वो मुद्दे बताएं हमें आप पहले कि किस बात को लेकर आप जनता के बीच में आए हैं।
हमेशा का मुद्दा विकास का रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ठीक है समाज को जोड़ने की नीति अपनाई है, ठीक है, फिर में छोटे छोटे समाज को जोड़ के ठीक है उन्होंने प्रयास किया है कि एक जो समाज आके ठीक है और एक सरकार बनाए जो हर समाज पे भला कर सके। इस बार एक और जहां भाजपा बराबर विकास की बात कर रही है, विपक्ष पर हमलावर हो रही है जी। आप पे मतलब समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन ये जयंत पर बराबर भाई भतीजावाद और अवसरवादी होने का जो है आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें देखिए ऐसा है, ठीक है, हमेशा देखिए हमारा मुद्दा तो विकास का रहा है। सड़क देख लीजिए, इतनी सारी योजनाएं हैं, 1500 रुपया हम लोग पेंशन देने का वादा किया महिलाओं को, ठीक है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। तो हमने विकास पे किया है। हम लोग इस तरीके के नहीं है, ठीक है, कि जुमलेबाजी चीज़ें करें, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं करते हैं। पिछले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 500 रुपया पेंशन का वादा किया था, तब हमने वो पेंशन दिलवाई। आज भी सूबे के और मुखिया आज 1500 रुपये पेंशन का वादा किया, वो भी तत्काल दिलाएंगे। आज भी सूबे के मुखिया माधोगढ़ और कालपी में थे, समाजवादी पार्टी पर बराबर हमलावर थे। उनका कहना ये था कि पिछली सरकारों में गुंडा राज था, यहाँ पर हमने कानून के राज स्थापित किया है, महिलाएं सुरक्षित है, ऐसा उन्होंने किया। आज भाजपा के सामने एक ऐसा चेहरा खड़ा है, ठीक है, जो भाजपा को दबा सकता है। और ये अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठीक है ये फैसला कर चुके हैं, ठीक है, कि प्रदेश से भाजपा को खदेड़ भगाना है। और इस नीति पे ठीक है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चीजें अपना उपयोग कर रहे हैं और हर समाज को। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राधे हरि राजकीय महाविद्यालय के बाहर लावण्य की आत्महत्या के मामले में लेकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने प्रदर्शन कर तमिलनाडु के सीएम का पुतला फूंका। एबीवीपी ने कहा कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्कूल में माता तरण के दबाव में चलते आत्महत्या को मजबूर होने वाली छात्रा लावण्या को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। खबर कौशाम्बी से है। कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना की पुलिया से कार्यवाही से परेशान होकर एक पीड़ित महिला न्याय की फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। दरअसल पीड़िता के साथ कुछ दिन पहले ही गांव के ही एक शख्स ने दुष्कर्म का प्रयास किया था, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी युवक की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है, बल्कि पीड़िता और उसके घर वालों को डांट कर भगा दिया गया, जिसके बाद अब पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। अब देखना यही होगा कि इस मामले पर पुलिस कार्यवाही करती है या फिर पीड़िता यूं ही पुलिस वालों के चक्कर काटती रहेगी। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या घटना हुई आपके साथ? कौन क्या किया है आपके साथ? हाँ, अच्छा, कौन पकड़ लिया है? अच्छा, आपके गांव का है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक। दादाजी कौन है ये आपकी? मेरी बेटी है सर। अच्छा, क्या घटना हुई बताइए। बिटिया तो इतनी डरी हुई है, कुछ बोल नहीं पा रही, आप बताइए क्या घटना हुई इसके साथ। सर जो है चारा काटने गई है और ये जितेंद्र कुमार जो है गया है, वो पटक दिया है इसको सर जो है, पटक करके इसको छत्ते में मुड़ेरता रहा, पेट में बैठ करके इसके जो है कपड़ा छीन छत्ता मुड़ेरता रहा। इसके बाद में आवाज़ मारा जो खेत में, तब जो है इसमें गांव के लोग जो है पता नहीं कहाँ के 2-3 गांव के लगता हो, वहाँ पर के दौड़ पड़े तो भाग गया। अच्छा हाँ? अच्छा, फिर आपने इस बात की सूचना थाने में दी? हाँ जी, थाने में गया है। कौन सा थाना है आपका? महेवा घाट। हाँ, वहाँ क्या गए थाने में आपको? रिपोर्ट लिखा करके दिया है, उसको जो है कोई सुनाई नहीं भई। अच्छा, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा, तो आप यहाँ मंझनपुर आए हैं आज? हाँ जी, आपको जो नहीं कोई सुनाई हुई तो मंझनपुर आया। अच्छा, यहाँ मंझनपुर में आए कप्तान साहब के यहाँ? हाँ जी। एप्लीकेशन दे दिए वहाँ? दे दिया सर। अच्छा, हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग। अमेठी में तिलोई से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी महेकेश्वर शरण सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है,
जिसमें वो एक विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जो अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। भड़काऊ बयान देते हुए विधायक ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना, तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। और हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा, और वरना बंटवारे के समय जो सब पाकिस्तान गए थे, आप भी चले जाइए, यहाँ कोई जरूरत नहीं। खबर संभल से है। संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बिजवा नगला में एक गांव में मजदूरी करने पहुंचे मजदूरों को खेत के मालिक ने पुरानी रंजिश के चलते दबंगों से पिटवाया। बता दें कि दबंगों ने मजदूरों को लाठी डंडों से पीटा, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। रायबरेली में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, सिरनी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य नीतू पासवान और ग्राम प्रधान दीपक पासवान ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसकी जानकारी उन्होंने लालगंज के प्रताप पैलेस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल 2022 के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। सभी पार्टियों के नेता के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई किसी की नीतियों पर उंगली उठा रहा है तो कोई किसी के सियासी दामन पर दाग दिखा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अख्तर मलिक ने हमारे संवाददाता मोहम्मद सिद्दीक से खास बातचीत की है। अख्तर मलिक का विधानसभा चुनावों को लेकर क्या कहना है, वो किसे 2022 में सत्ता पर काबिज होते देखना चाहते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज भी हमारे साथ अल्पसंख्यक दोबारे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अख्तर मलिक साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो उत्तर प्रदेश में क्या लागू है और क्या उस पर खरे उतर पाएंगे। सबसे पहले शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से टांडा जवान को सलाम करता हूँ। आपने सवाल किया, देखिए अगर आप देखोगे तो जो पार्टियां सत्ता चुनाव लड़ रही हैं उनके पास मैनिफेस्टो नहीं है। मैनिफेस्टो हमारे पास है, उन्होंने नकल किया है। आप देख लीजिए जितनी बातें हमने कही हैं सबका बाद में आया है और सब उसी का नकल किए हैं। हमारे यहाँ पर तो प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बेरोजगारों के लिए अलग हमने मैनिफेस्टो किया। बाकी लोगों ने तो उसकी नकल किया, वो भी पूरी तरीके से कर नहीं पाए। नकल करनी पूरी तरीके से आदमी कर नहीं पाता है, वो हमेशा फेल होता है। वो अपने मैनिफेस्टो में ही फेल हो गए। चुनाव क्या लड़ेंगे। अच्छी बात कहती है कि नेताओं को मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं खाली हवा आती। देखिए जो हवाबाज लोग हैं वो बात हवा की ही कहेंगे। वो हवाबाज लोग हैं, उन्होंने पहले जनता से वादा जो किया था, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को देख ही रहा है, आवाम पूरी तरीके से देख रही है। उन लोगों ने जब भी वादा किया धोखा दिया। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जिसने, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के जिस भी सूबे में कांग्रेस की सत्ता आई है और जो जो उसने वादा किया है वो वादा बैठते ही पूरा किया गया। यहाँ तक कि अभी छत्तीसगढ़ में वादा किया गया था कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और सरकार में बैठने